हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स के वार्षिक घटनाक्रम की तीसरी कड़ी में आप सभी का यहां पर स्वागत है। आज हम यहां पर वार्षिक समीक्षा के अंतर्गत कुछ और ऐसे ही टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, शैक्षिक, वैज्ञानिक, शिक्षा, खेलकूद और विभिन्न यहां पर प्रयोजनों से संबंधित हैं। ये टॉपिक देखा जाए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के डेटा के आधार पर है और इसमें हम साल भर के यहाँ पे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए आज के सीरीज में यहाँ पर इस कड़ी में देखते हैं क्या क्या प्रमुख घटनाएं पिछले एक साल में विभिन्न सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत यहाँ पे संपन्न की गई हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए यहाँ पर उपयोगी है। देखा जाए एक रिपोर्ट के आधार पर, जैसा हमने कहा कि मंत्रालयों विभागों की एक पूरक डॉक्यूमेंट्री एक यहाँ पर अलग अलग विभागों की पूरी एक लिस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे टोटल हम यहाँ पर 40 मंत्रालय विभागों की रिपोर्ट का समीक्षा एक साल के अंदर जो भी यहाँ पर घटनाएं आई हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, जो भी डेटा आया है, जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी यहाँ पर चीजें आई हैं, उन सब को हम यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेते हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या विभिन्न पहलू रहे हैं उनको समझते हैं। देखिए कानूनों और दिशा निर्देशों को लेकर कानून यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष में यहाँ पे क्या क्या विशेष यहाँ पर पहल की हैं, जैसे कि औपनिवेशिक युग के पुराने जेल अधिनियम 1894 की समीक्षा, बदलाव के बाद मॉडल जेल अधिनियम 2023 यहां पर तैयार किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2023 को यहां पर लागू किया गया। आपराधिक मामलों से जुड़े कानूनों को अगर हम देखें तो यहां पर दंड विधि में सुधार किए गए। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यहां पर बनाए गए। तो पुराने जो आईपीसी, सीआरपीसी यहाँ पे साक्ष्य अधिनियम थे उनको यहाँ पे समाप्त किया गया, अबॉलिश किया गया, नए 3 कानून यहाँ पर लेकर आए गए हैं और साथ ही साथ जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 भी यहाँ पर आपको बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें तो गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ विशेष यहाँ पर सुधार किए गए हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को यहाँ पर लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को चुनौती यहां पर दी गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सही ठहराया है। तो यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के समाप्त करने के निर्णय को यहां पर बरकरार रखा है, अर्थात केंद्र का फैसला यहां पर से हटाने का संविधान पूर्ण स्तर पे सही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 2021 में यहां पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है। वहीं G20 के लिहाज से देखा जाए तो पर्यटन कार्य समूह की जो तीसरी बैठक मई 2023 में यहां पर श्रीनगर में आयोजित की गई। इसी तरीके से एक योजना लाई गई जिसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी योजना। इसके तहत पात्र जो भी पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी हैं उनके परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान की जा रही है। यह सहायता लघु व्यवसाय चलाने, भूमि आधारित आर्थिक कार्यों को करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा लद्दाख को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है जिसे लद्दाख होम स्टे नीति 2023 नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य है कि पर्यटकों को ठहरने को लेकर के एक घर जैसा यहाँ पर एहसास दिलाना है, यानी कि लद्दाख के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। और कहाँ कहाँ प्रारंभ की गई है तो यहाँ पे देखते हैं ये आपको नुन्ना, चांगथांग, जास्कर के ऑफ ग्रिड क्षेत्रों को छोड़कर लद्दाख के शेष सभी क्षेत्रों में डीजल इंजनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से भी यहाँ पर आपको समाप्त किया जा रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर। इसके अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को लेकर देखा जाए 2023 में क्या क्या विशेष यहाँ पर पहल रही, जैसे कि मार्च 2023 में हम देखें तो सशस्त्र बल विशेष अधिनियम शक्तियां जिसे हम आसफा कहते हैं के तहत नागालैंड, असम, मणिपुर के आसान क्षेत्रों को यहां पर कम कर दिया गया है कि धीरे धीरे यहां पे आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पे लागू है उनके एरियाज को सीमित किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की स्थिति को तो काफी समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान को लेकर भी देखा जाए यहाँ पे समझौता कर लिया गया है, जो विवाद था उसे यहाँ पर समाप्त किया गया। वहीं भारत सरकार, असम सरकार, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर एक विवाद का विषय था। लगातार एक हिंसा होती रहती थी असम में, जो यहाँ पे लोकल आपके कह सकते हैं संगठन थे, उनके साथ समझौता करके एक शांतिपूर्ण स्थिति को बहाल किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? गुवाहाटी, असम के परिसर में यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। और भारत सरकार और मणिपुर सरकार के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट
के साथ एक शांति समझौते पर भी यहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति बहाली को लेकर के लगातार एक प्रयास किए गए हैं। वहीं भारत सरकार के द्वारा असम सरकार और उल्फा, जिसको फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ असम के प्रतिनिधियों के बीच भी दिसंबर 2023 में भी एक समझौता किया गया। अब चलिए बात करते हैं वामपंथी उग्रवाद को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किस किस तरीके के प्रयास यहां पर किए गए। वामपंथी उग्रवाद को अगर हम देखें तो 11 संयुक्त टास्क फोर्स फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए। वहीं राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्यों के विशेषीकृत पुलिस बलों को यहां पर इसमें तैनात किया गया है किसी भी अप्रिय घटना से यहां पर निपटने के लिए। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास योजना के तहत 3 ITIs और 11 कौशल विकास केंद्रों ने काम करना शुरू किया गया है ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को यहां पर, युवाओं को जो है कौशल युक्त बनाया जा सके और उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस को मजबूत बनाने को लेकर पिछले 1 साल में क्या क्या महत्वपूर्ण यहां पर दिशा निर्देश तय किए गए हैं, क्या क्या कार्य किए गए हैं, जैसे कि संगठन व्यक्ति एसोसिएशन को आतंकवादी घोषित करना। इसके तहत 2023 में 4 संगठनों को आतंकवादी संगठन, 7 व्यक्तियों को आतंकवादी और 3 संगठनों को यहां पे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। आतंकवादी जो संगठन यहां पर जिन्हें घोषित किया गया, इसमें है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF, खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF। वहीं गैर कानूनी संगठन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर TEH को यहां पर गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत संगठनों, व्यक्तियों, एसोसिएशन इत्यादि को यहां पर आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो यहां पर कौन सा कानून है, किसके तहत यहां पर ऐसा घोषित किया जा सकता है और किसे किसे घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, इन्हें ध्यान रखें। इसी तरह जनवरी 2023 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स चेक पोर्टल भी यहां पर आपको शुरू किया गया, जिसमें सभी क्राइम रिपोर्ट को यहां पर इस पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। जेलों में कैदियों के प्रबंधन के मदद के आधार पर सत्यापन की व्यवस्था भी देखा जाए यहां पर शुरू की गई। और अन्य पहलुओं में अगर हम देखें तो मार्च 2023 में एक नेशनल डेटाबेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स यहां पर पोर्टल और नेशनल डेटाबेस ऑफेंडर्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इन दोनों पोर्टल्स के माध्यम से जेलों तथा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर उपलब्ध डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। एक डेटा तैयार करने से आपको होने वाली गतिविधियां, अपराधियों की स्थिति, उनकी पहचान एक दूसरे के साथ साझा करके उन पर धरपकड़ करना आसान हो जाता है। तो यहां पर ये सारा रिपोर्ट पोर्टल आपको ध्यान रखना है कि कौन से पोर्टल पर किस तरह की गतिविधियों के लिए लॉन्च किया गया है। एक और CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को लेकर के क्या घटनाएं रही। तो CAPF में देखिए भर्ती के लिए कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी परीक्षा को हिंदी अंग्रेजी के अलावा अब 13 भाषाओं में आयोजित करने को यहां पर सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। CAPF और NDRF के कर्मियों के लिए मेस और कैंटीन में मिलेट्स यानी कि श्री अन्न शामिल करने का भी यहां पर निर्णय लिया गया। वहीं मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दों को लेकर के सरकार के द्वारा क्या क्या यहां पे प्रमुख पहलें की गई, जैसे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन यहां पे आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय ने 3 सूत्रीय रणनीति यहां पे बनाई है। संस्थागत संरचना को इसमें मजबूत करना है, सभी नार्को एजेंसियों के बीच यहां पे समन्वय बढ़ाना है और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना इसमें आपको शामिल है। साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा भी यहां पर कुछ और पहले भी की गई हैं, जैसे कि द्वारका गुजरात में आप नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की यहां पे आधारशिला रखी गई है। बेंगलुरु में हम देखें तो यहां पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स आपको शुरू किया गया है और सेफ सिटी का जो उद्देश्य मूल रूप से यहां पर यह है कि चरणबद्ध तरीके से देश की पुलिसिंग व्यवस्था को यहां पर एक नया आयाम जोड़ना है, लोगों को सुरक्षित बनाना है, एक पीपुल और पुलिस के बीच एक कनेक्टिविटी को स्थापित करना, अपराधों पर एक नियंत्रण स्थापित करना है। वहीं जुलाई 2023 में देखा जाए तो नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFTs और AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 का सम्मेलन भी यहां पर आयोजित किया गया। इसके बाद
सीमा प्रबंधन को लेकर सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास यहां पर 2023 में किए गए, यहां पर जैसे देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को यहां पर आपको मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से गांवों को यहां पर एक शहरीकृत व्यवस्था प्रदान करना है, जिसमें यहां पर उनको उद्योगपरक चीजें स्टार्ट करनी है, निवेशक अवसर उपलब्ध कराना है, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि की यहां पर अवसंरचना युक्त यहां पर बनाना है, पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे पहलू इसमें शामिल है। अप्रैल 2023 में आप देखें अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबीथू में वाइब्रेंट विलेज यहां पे प्रोग्राम शुरू किया गया और बिहार के अररिया में लैंड पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर नवनिर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया। तो ये कुछ पहले आपको देखने को मिलती हैं सीमा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए। सीमा प्रबंधन के साथ साथ आपदा प्रबंधन का विषय भी यहां पर आपको इसमें शामिल है। एक चीज और हो सकता है, लाइक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग या क्षेत्र आपको आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो इन पर भी नजर रखनी है। जो टॉपिक हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते चल रहे हैं, ये सारे टॉपिक कौन देखता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है। तो सीमा प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, पुलिसिंग हो गई, ये सब के सब आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का भी यहां पर दिखाया आयोजन किया गया। जुलाई 2023 में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए यहां पर योजना शुरू की गई। वहीं चेन्नई बेसिन परियोजना के एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन की गतिविधियों के लिए शहरी बाढ़ पर यहां पर आप देख सकते हैं पहली समन परियोजना को मंजूरी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और सम्मेलन कौन कौन से आयोजित किए गए, तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा नाइजीरिया के नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों, प्रीकर्सर केमिकल संबंधित मामलों के अवैध तस्करी की रोकथाम पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो नाइजीरिया से भारत आ रहा है, भारत से नाइजीरिया जा रहा है, जो यहाँ पर व्यापार हो रहा है इस तरह मादक पदार्थों को, उसको रोकने को लेकर के यहाँ पर सहयोग और समझौता आपको इसमें शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसे अंडमान निकोबार पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक मॉडल को यहां पर एक अनावरण किया गया है। ई ऑफिस कार्यान्वयन के तहत गृह मंत्रालय की लगभग 50% फाइलें अब ई फाइल के रूप में उपलब्ध हैं। अप्रैल 2023 में युगांडा के जिंजा में भारत के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का यहां पर उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो की टीम को श्रेणी 1E गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन योजना 2023 के तहत राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के लिए गोल्ड अवार्ड यहां पर आपको दिया गया। तो ये सारा कुछ यहाँ पे गृह मंत्रालय के से संबंधित यहाँ पर पिछले साल की कुछ प्रमुख घटनाओं का हमने यहाँ पर विश्लेषण किया। अब बात करेंगे राजस्व विभाग, जो कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है, और क्या क्या प्रमुख पहले यहाँ पर इस विभाग के अंतर्गत की गई हैं पिछले एक साल में। पहले देखिए यहाँ पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत है, CBDT। अब यहाँ पर इन्होंने देखें प्रत्यक्ष कर संग्रह में एक स्थिर वृद्धि को दर्शाया है, और जो डेटा इन्होंने दिया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 30 नवंबर 2023 तक सकल संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के सकल संग्रह में 17.7% यहां पर अधिक रहा। यानी कि जो प्रत्यक्ष कर संग्रह रहा उसमें लगातार आपको एक वृद्धि देखने को मिली। वृद्धि कितनी रही यहां पर, करीब 17.7%। शीघ्र रिफंड की यहां पर व्यवस्था की जा रही है, तेजी से कार्य आपको देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 तक करीब 2.03 लाख करोड़ रुपए की यहां पर रिफंड राशि जारी की गई। इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाए तो यहां पे ITR को लेकर के 30 नवंबर 2023 तक सभी असेसमेंट ईयर के लिए 7.97 करोड़ यानी कि ITR फाइल यहां पर आपको किए गए हैं। इन डेटा को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करदाता आउटरीच, ये क्या है? इसमें देखिए करदाताओं को अपने ITR दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ईमेल और SMS के माध्यम से सूचना देने के लिए अभियानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर यहां पर अभियान चलाए गए। स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय करने में आसानी यानी कि TIN 2.0 नामक एक नया ई-पे टैक्स भुगतान प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल 2023 से ई फाइलिंग पोर्टल पर यहां पर
उपलब्ध कराया गया। वहीं फेसलेस प्रोसेसिंग के तहत 22 नवंबर 2023 तक करीब 4.58 लाख फेसलेस असेसमेंट भी यहां पर आपको किए गए। अब बात करते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत क्या क्या काम यहां पर किया गया। सबसे पहले देखिए यहां पे वस्तु एवं सेवा कर यहां पर जो कौन देखता है, CIPC यहां पर देख रही है। और वस्तु एवं सेवा कर के अंदर यानी GST के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला काम, धोखाधड़ी वाले तत्वों को GST प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के लिए अब पंजीकरण आवेदन की रिस्क रेटिंग यहां पर की गई है। आवेदकों के व्यवसाय के लिए जियो टैगिंग की सुविधा आरंभ की गई है। ऐसे मामलों में जहां लगातार 6 महीने की अवधि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, उनके लिए सिस्टम बेस्ड रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन की यहां पर एक शुरुआत की गई। वहीं धोखाधड़ी करने वाले करदाताओं को अनुचित अपात्र रिफंड की स्वीकृति के लिए रिफंड आवेदनों की जोखिम रेटिंग की भी यहां पर आपको शुरुआत की गई है। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ एक विशेष अखिल भारतीय अभियान भी देखा जाए इसमें शुरू किया गया। विसंगतियों की सूचना देने के लिए प्रणाली आधारित तंत्र का देखा जाए इसमें निर्माण किया गया है। ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को इसमें मिलती हैं। इसके बाद अपंजीकृत व्यक्तियों की अस्थायी पंजीकरण करने, रिफंड के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए अब एक कॉमन पोर्टल पर एक नए फीचर की भी यहां पर शुरुआत की गई। नकदी प्रवाह में सुधार के उपायों के तहत देखा जाए क्या किया गया है, तो इसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि को एक अलग व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में स्थानांतरित करने की यहां पर सुविधा दी गई है। वहीं GST परिषद की 47वीं बैठक अगर हम देखें तो अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं, कंपोजिशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की अंतरराज्य आपूर्ति करने की अनुमति देने की यहां पर एक सिफारिश की गई है। 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा विलंबित फाइलिंग के लिए विलंबित शुल्क और तर्कसंगत यहां पे बनाया जा रहा है। वहीं B2B जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, इसी तरह P2P पीपल टू पीपल, ठीक है, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस तरह के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं। बिजनेस टू बिजनेस में अगर हम देखें तो लेन देन हेतु यहाँ पे ई चालान प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली के लिए वार्षिक कुल कारोबार की सीमा को पहले 500 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए यहां पर कर दिया गया है। उन मामलों में जहां सर्वोत्तम निर्णय असेसमेंट आदेशों के आधार पर वापसी के लिए सशर्त माफी योजना शुरू की गई है, जहां ऐसे असेसमेंट की तय तारीख में 30 दिनों के भीतर वैध रिटर्न यहां पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी तरह अकाउंट एग्रीगेटर को लेकर हम देखें तो यहां पर सरकार के द्वारा ऐसी प्रणाली के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है जिसमें यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत है, कोई जो भी करदाता यहां पर है, कि डेटा को उसकी सहमति के आधार पर कॉमन पोर्टल के साथ यहां पर साझा भी किया जा सकता है। साथ ही GST अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अगर हम देखें तो सरल और गैर आपराधिक बनाने के लिए CGST अधिनियम 2017 के प्रावधानों में संशोधन कर दिया गया है और GST अपीली न्यायाधिकरण का गठन CGST अधिनियम 2017 के संशोधन के माध्यम से यहां पर किया गया। तो ये सारी जो पहले हैं वो आपको इसी के तहत यहां पर देखने को मिलती हैं। और भी कुछ पहले यहां पर देखने को मिली, जैसे कि इसरो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST छूट निजी क्षेत्र के संगठनों के द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं तक बढ़ा दी गई है ताकि स्टार्टअप्स को और भी ज्यादा प्रोत्साहन किया जा सके। वहीं GST परिषद की 51वीं बैठक में अगर हम देखें तो यहां पे ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने का निर्णय लिया गया। GST बैठक की 52वीं बैठक में सरकारी प्राधिकारियों की आपूर्ति की जाने वाली जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को GST से छूट देने की भी यहां पर आपको सिफारिश की गई। मेरा बिल मेरा अधिकार एक एप्लीकेशन यहां पर आपको जारी किया गया है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। चालान अपलोड करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना भी शुरू की गई। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को खरीदारी के दौरान GST चालान की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक लेन देन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ाना शामिल है। वहीं व्यावसायिक परिसरों के अंतर्गत देखा जाए जिसमें भौतिक सत्यापन के लिए आवेदक की उपस्थिति आवश्यकता को दूर करने के लिए CGST नियम 2017 में एक संशोधन कर दिया गया है। अब यह जो संशोधन काम कैसे करेगा तो इसमें उच्च जोखिम वाले मामलों में भी इसे लागू
होगा और जहां आधार के द्वारा प्रमाणन के बाद भी देखा जाए एक भौतिक सत्यापन की जरूरत होगी। यानी कि आपने आधार लगा दिया है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सेम व्यक्ति को आके भौतिक रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उसको सत्यापित कराना होगा। इसके अलावा कैसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम 2023 और एकीकृत वस्तु सेवा कर संशोधन अधिनियम 2023 यहां पर देखा जाए तो आपको लागू कर दिया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग पर देखा जाए एक तरीके से अंकुश लगाने का या फिर उसको उस पर एक नए तरीके के कर प्रावधानों को उसमें यहां पर लागू किया जा रहा है। इसके बाद ऐसे मामलों में जहां स्वीकार्य समय अवधि के भीतर अपील दायर नहीं की जा सकी है, वहां डिमांड ऑर्डर्स के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत की गई है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद औपबंधिक रूप से संलग्न संपत्ति की स्वतः पुनर्बहाली करने का भी प्रावधान देखा जाए इसमें शुरू किया गया। वहीं सीमा शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो विनियामक और नीतिगत पहलें भी इसमें आपको शामिल की गई हैं। वस्त्र और कृषि क्षेत्रकों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर देखा जाए कितना कर दिया गया, 13 किया गया है। वहीं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत हम देखें तो अपराधों के मामले में विनियामक अनुपालन को नियमानुकूल यहां पर बनाना है, जिसके तहत कई सारे सुधार इसमें शामिल किए गए, नियमों में परिवर्तन आपको किए गए हैं। इनको देखते हैं। जैसे कि पहला, गिरफ्तारी वाले प्रावधानों में समान रूप से सोने की सीधी तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए प्रारंभिक मूल्य की सीमा को 20 लाख रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं बंदरगाहों पे सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में देखा जाए तो एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परीक्षण परिभाषा का भी प्रावधान इसमें लागू किया गया है। सीबीआईसी ने कई बंदरगाहों में एयर कार्गो की परिसरों में 24/7 कस्टम क्लियरेंस की भी सुविधा प्रदान की है। वहीं सीबीआईसी ने अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल के माध्यम से आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए सरलीकृत विनियामक फ्रेमवर्क को भी तैयार किया है। इसके बाद डाक मार्गों के माध्यम से निर्यात इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की और भी यहां पर निकासी की सुविधा को बेहतर बनाया गया। वहीं तकनीकी पहलों के तहत क्या क्या सुधार इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज 2.0 की यहां पर शुरुआत करना, फेसलेस असेसमेंट के तहत बिल ऑफ एंट्री क्लियरेंस में देरी से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए एक एनोनिमाइज्ड एक्सेलरेशन मैकेनिज्म को यहां पर लेकर आएगा, यानी कि नए नए तरीके की प्रक्रियाएं आपको इसमें शामिल हैं। वहीं सरकार के पास अग्रिम रूप से जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसका उपयोग इस अधिनियम के तहत किसी अन्य कानून के तहत देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। वहीं रॉड टेप के लिए ई स्क्रिप्ट प्रणाली लागू की गई है, जिसमें घरेलू उद्योग को विदेशों में समान अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात को एक बढ़ावा देने के संदर्भित पहलू शामिल है। अवसंरचनात्मक पहलों के तहत भी यहां पर कुछ सुधार इसमें किए गए हैं, जैसे कि निर्यात को बढ़ावा देने के संदर्भ में जो कंटेनरों का यूज करते हैं तो निर्यात कंटेनरों के रुकने के समय को कम करना, बंदरगाह पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए कोलकाता बंदरगाह पे सीमा शुल्क प्री गेट प्रोसेसिंग सुविधा भी शुरू की गई है। सीमा शुल्क की आंतरिक परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं का अपग्रेडेशन होगा। वहीं आधुनिकीकरण किया जाएगा। आयात निर्यात को तीव्र मंजूरी भी देखा जाए इसके माध्यम से दी जाएगी। जहाज बोर्डिंग अधिकारियों को उपयोग के लिए कैमरा युक्त यहां पे जैकेट भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं यहां पर देखा जाए तो प्रदान की गई। अब अगला मंत्रालय यहां पर आइए देखते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है। ठीक है, तो ये भी एक और विभाग, कौन कौन से विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखते चलिएगा, कौन सा विभाग यहां पर किसके अंतर्गत आता है। अब इस विभाग के तहत देखा जाए पिछले एक वर्ष में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से सुधार किए गए, कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, वो देखिए। सबसे पहले यहां पे देखिए सीपीएसईज में मूल्य सृजन को लेकर काम किया गया है और जनवरी 2023 में देखिए नई पीएसई नीति की घोषणा के बाद एनएसई, सीपीएसई, बीएसई, सीपीएसई सूचकांकों के नवंबर 2023 तक क्रमशः देखा जाए 160.49% से 128.66% के रिटर्न के साथ बड़े अंतर से यहां पर एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ को लेकर देखा जाए तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के आईपीओ को मंजूरी दी। बिक्री हेतु प्रस्तावों को अगर हम देखें तो यहां पे जनवरी 2023 से HAL कोल इंडिया लिमिटेड, RVNL, SJVN लिमिटेड, HUDCO में बिक्री की पेशकश, लेन देन यहां पर आपको किए गए। सतत लाभांश नीति का कार्यान्वयन भी यहां पर किया गया। इसमें दीपम ने नवंबर 2020 में सतत लाभांश नीति के बारे में एक एडवाइजरी जारी की थी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के द्वारा लाभांश भुगतान को पिछले 3 वर्षों में बढ़ा दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान देखें 4/12/2023 तक सरकार को CAP से लाभांश प्राप्तियों के रूप में करीब 26,644 करोड़ रुपए यहां पर आपको प्राप्त हुए हैं। तो आप पिछले 2 से 3 सालों में यह सुधार आप देख सकते हैं। इसके बाद रणनीतिक विनिवेश की बात करें तो यहां पे मौजूदा समय में जारी लेन देनों के लिए IDBI बैंक लिमिटेड, PDIL, HIL, लाइफ केयर लिमिटेड, NMDC स्टील लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के यहां पे रुचि के संदर्भ में अभिरुचियां भी जारी की गई हैं। चलिए अब एक और विभाग है वित्तीय सेवा विभाग। ये भी देखा जाए तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ये तीसरा विभाग है और 2023 में देखा जाए इनके द्वारा क्या क्या प्रमुख पहले यहां पर की गई हैं, जैसे कि उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता यानी ईज सुधार। इसके तहत इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहां पे देखिए ईज की अवधारणा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जोखिम आकलन में सुधार, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन, वित्तीय समावेशन को अधिक गहरा बनाना, उन्नत ग्राहक सेवा प्रदान करना, डिजिटल बदलाव की दिशा में पहल करना, खुदरा और MSME के क्रेडिट ऑफ टेक ऑफ्स इत्यादि से यहां पर आपको ये संबंधित है। इस सुधारों का जो संचालन कौन करता है तो भारतीय बैंक संघ की ई संचालन समिति के द्वारा किया जाता है और ई 6.0 वित्त वर्ष 2024 की संकल्पना जो है 4 विषयों के अंतर्गत 22 कार्यवाहियों बिंदुओं के साथ यहां पर की गई थी। कौन क्या है वो भी देख लीजिए। 4 बिंदु इसमें कौन कौन से शामिल किए थे। पहला, डिजिटल सक्षमता के साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करना, डिजिटल और विश्लेषण आधारित व्यवसाय में सुधार करना, तकनीक और डेटा सक्षम क्षमता निर्माण करना, लोगों का विकास करना और मानव संसाधन संचालन को बेहतर करना। अब बात करते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में यहां पे NPAs को लेकर कि क्या बढ़ा है या घटा है। NPA को लेकर एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए SCBs का सकल यानी कि NPA अनुपात 31 मार्च 2019 में 9.07 था, जो अब घटकर 31 मार्च 2023 तक मात्र 3.87% हो गया है। इसके अलावा SCBs के मामले में वित्त वर्ष 2018-19 में नया NPA 3.73% के मुकाबले 2022-23 में घटकर 1.78% रह गया है। 13 सितंबर 2023 तक देखें तो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने 1,69,910 करोड़ रुपए के कुल ऋण जोखिम वाले 30 खातों के लिए एक बाध्यकारी ऑफर भी यहां पर आपको जारी किया है। SCBs का निवल NPA मार्च 2022 तक करीब 1.67% से घटकर 2023 में मात्र 0.95% ही रह गया है। इससे बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय यहां पर सुधार दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ SCBs के मामले में जो कर्ज की तुलना में प्रोविजन कवरेज अनुपात मार्च 2022 में करीब 86.9% से बढ़कर के मार्च 2023 में 90.9% के मजबूत स्तर तक पहुंचने से SCBs में देखा जाए कि लचीलापन ज्यादा बेहतर हुआ है। डिजिटल भुगतान की बात करते हैं। डिजिटल भुगतान कितना यहां पर बढ़ा है, जिसको लेकर के जुलाई 2023 से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का कार्य मेटी से वित्तीय सेवा विभाग को अब स्थानांतरित कर दिया गया है। तो पहले यहां पर अब डिजिटल भुगतान कौन देख रहा था, मेटी, अब कौन देखेगा, DFS। तो ये भी ध्यान रखना है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के संदर्भ में अगर हम देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 15 अक्टूबर 2023 तक 8,513 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन देन यहां पर किए गए
वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के डिजिटल भुगतान लेन देन में 62% लेन देन जो भीम यूपीआई के जरिए यहां पर आपको किए गए हैं। अगस्त 2023 में हम देखें तो भीम यूपीआई ने पहली बार एक महीने में करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन यहां पर दर्ज किए। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 में संवाद केंद्रित भुगतान हेलो यूपीआई एवं बिल पे कनेक्शन यूपीआई लाइट एक्स की भी यहां पर आपको शुरुआत की गई। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल भुगतान के बाद अगला मुद्दा यहां पर आता है वित्तीय समावेशन, एक ऐसा टॉपिक जो लगातार यहां पे चर्चा का विषय रहता है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वित्तीय समावेशन को लेकर सरकार के द्वारा क्या क्या प्रमुख पहलें यहां पर की गई हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई और प्रधानमंत्री जनधन योजना में देखें तो 4 अक्टूबर 2023 को पीएमजेडीवाई खातों की संख्या जो है करीब 50.63 यहां पर आपको करोड़ थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में देखिए 4 अक्टूबर 2023 से तक पीएमजेजेवाई के तहत संचयी नामांकन की संख्या 18.19 करोड़ रही। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देखें तो 4 अक्टूबर 2023 तक संचयी नामांकन जो है 40.29 करोड़ रहे। मुद्रा फंडिंग द अनफंडेड इसके तहत 43.74 करोड़ से अधिक ऋण यहां पर आपको स्वीकृत किए गए हैं और इसमें लगभग देखा है करीब 69% जो ऋण है वो महिला उद्यमियों को प्रोवाइड कराए गए। वहीं 51% भी देखा है तो एससी एसटी ओबीसी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए यहां पर आपको इसमें स्वीकृत किए गए। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अगर हम देखें तो 24 नवंबर 2023 तक इस योजना के तहत लगभग 47,073 से अधिक एससी एसटी और महिला उधारकर्ता देखा जाए इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में देखें तो यहां पर योजना के अंतर्गत लगभग 5.97 करोड़ कुल सकल नामांकन भी आपको दर्ज किया गया है। इसके बाद कृषि ऋण और केसीसी को लेकर सरकार के द्वारा क्या क्या यहां पर प्रमुख पहलें आपको इसमें की गई हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे जमीनी स्तर पर कृषि ऋण को लेकर जो काम किए गए कि पिछले 9 वर्षों में हम देखते हैं कृषि ऋण में करीब लगभग 13% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है और केसीसी योजना जो है 30 जून 2023 तक सक्रिय केसीसी संख्या खातों की संख्या जो बढ़कर 7.36 करोड़ हो चुकी है। तो यहां पर बढ़ती हुई यहां पर केसीसी खातों की संख्या। अगला देखिए यहाँ पे व्यय विभाग है, ये भी देखा जाए आपको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है और इनके द्वारा पिछले 1 वर्ष में क्या क्या प्रमुख पहलें की गई। जैसे कि डेटा गैप इनिशिएटिव, ये क्या है? इसमें देखिए वर्ष 2009 में G20 के वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने 2007-8 के वैश्विक संकट से उभरने के बाद जो आंकड़े यहां पर सामने आए हैं उन आंकड़ों के अंतर को दूर करने के लिए डेटा गैप इनिशिएटिव का यहां पर समर्थन किया है। लेखा महानियंत्रक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत की सांख्यिकी प्रणाली को RED से अंबर में यानी कि रेड से यहां पर एम्बर में बदल दिया है। इसके बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी को लेकर के क्या क्या यहां पर प्रमुख पहले रही, तो यहां पर देख सकते हैं PFMS भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों के लाभार्थियों के लिए डीबीटी को सक्षम बनाता है। राज्य स्तर की योजनाओं सहित 1016 योजनाओं के भुगतान पर PFMS के माध्यम से यहां पर यह किया जाता है। और इसमें देखिए PFMS के तहत सरकार यहां पे क्या क्या कार्य कर रही है। देखिए ये एक एक्सटर्नल सिस्टम इंटीग्रेशन जिसमें 113 से अधिक भुगतान प्रणालियों के साथ यहां पर इसे एकीकृत किया जा रहा है। PFMS पर लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं साथ ही RBI सहित सभी प्रमुख बैंकों का PFMS के साथ यहां पर एक इंटरफेस है। LPG सब्सिडी की पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नवंबर 2023 तक 76.95 करोड़ लेन देनों के साथ 8,142.49 करोड़ रुपयों का भुगतान यहां पर किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को लेकर के देखा जाए तो यहां पर छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को उनकी क्रेडिट स्थिति जानने में सक्षम बनाने के लिए PFMS से छात्रवृत्ति भुगतान कार्यक्षमता के ट्रैक NSP पेमेंट स्टेटस
भी यहां पर आपको विकसित और लागू किया गया। इसके बाद अगला यहां पर देखिए जो योजना इसके अंतर्गत आती है वो है सिंगल नोडल अकाउंट यानी कि SNA। सिंगल नोडल अकाउंट क्या है और इसके तहत क्या काम किया जाता है उसको समझते हैं। देखिए SNA कुशल नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करता है और प्रणाली में लगने वाले समय को भी एक कम करता है। और कैसे कम करता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन से कितने लोग शामिल हैं, तो इसमें देखिए सभी 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कोषागारों में पूर्ण निर्बाध राजकोषीय एकीकरण को हासिल करने का एक लक्ष्य रखा गया है ताकि लेन देन को आसान बनाया जा सके। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए PFMS SNA मॉडल पर 4396 योजनाएं यहां पर आपको शामिल की गई हैं। यानी कि केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो योजनाएं हैं, केंद्र के द्वारा जो राज्यों के यहां पर वित्तीय कह सकते हैं आवंटन किया जाना है योजनाओं के लिए, तो वो इसी के माध्यम से किया जाएगा। सारी योजनाएं यहाँ पे रहेंगी केंद्र द्वारा, इसी पोर्टल पे आपको जो पंजीकरण रहेगा वो वहीं से आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे यहाँ पर डिटेलिंग भी रहेगी, डेटा भी रहेगा एक ही जगह पे और सारी चीजों का यहाँ पर खाता और स्टेटस भी मेंटेन किया जा सकेगा। राज्यों के द्वारा उपयोग की जाने वाली समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्टैंड अलोन प्रणालियों को भी PFMS के साथ MIS के लिए भी यहाँ पर एक एकीकृत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से संचालन को यहाँ पर ये बेहतर बनाता है। इसके बाद देखिए अगला इसमें आता है सेंट्रल नोडल अकाउंट यानी कि CNA। ये क्या है, इसमें भी PFMS के सेंट्रल नोडल अकाउंट यानी कि CNA मॉड्यूल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष प्रवाह की निगरानी और इसमें ट्रैकिंग की जा रही। तो क्वेश्चन देखिए हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कौन सी योजना है, किसमें क्या काम किया जाता है, कौन संचालित करता है, किसके तहत कितना हमने डेटा या पूछ लिया जाए किसमें कितना लोगों को लाभ मिला है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें यहाँ पर बस ध्यान रखनी है। हर एक योजनागत चीजें, कार्य प्रणाली, पोर्टल, कार्य विशेष, यहाँ पर ये सब ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सब को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए CNA कार्यान्वयन मॉडल 1। ये जो है सकल बजटीय अनुमान 500 करोड़ रुपए से यहां पर इसका अधिक है। PFMS पर अब तक मॉडल 1 के तहत करीब 57 योजनाएं जो हैं इसमें शामिल की जा चुकी हैं। CNA कार्यान्वयन मॉडल 2, इसमें 500 करोड़ रुपए से कम के GBE वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं इसमें आपको शामिल की गई हैं। वहीं PFMS पर अब तक मॉडल 2 के तहत करीब 210 योजनाएं आपको शामिल की जा चुकी हैं। PFMS के साथ ग्राम स्वराज इंटरफेस, ये क्या है, तो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों को निर्बाध भुगतान प्रक्रियाओं की सुविधा यहां पर प्रदान करती है। PFMS जो है ग्राम स्वराज इंटरफेस करीब 2.78 लाख जिला, ग्राम, ब्लॉक, पंचायत और जनजातीय स्थानीय निकायों में करीब 2.63 लाख से अधिक पंचायतों के साथ उनके भुगतान और लेन देन के लिए यहां पर आपको एकीकृत है। सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि GIF MIS वर्टिकल, ये क्या है, तो GIF MIS के तहत सरकार के अन्य सभी प्रकार के भुगतानकर्ताओं की एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग क्षमता को यहां पर सक्षम बनाता है। भुगतान के अंतिम डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में PFMS प्लेटफॉर्म पर GIF MIS के तहत बिल मॉड्यूल यहां पर आपको विकसित किया गया था। तो किस योजना के तहत कौन सा काम किया गया है यह ध्यान रखना है। इसके बाद GIF MIS करीब 52 मंत्रालयों, विभागों, विधानसभा के 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 447 वेतन और लेखा इकाइयों को देखा इसमें लागू किया गया है। इसके बाद सिंगल नोडल अकाउंट यानी कि SNA, इसका क्या काम है, तो SNA जो है स्पर्श को GIF MIS के तहत PFMS प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जस्ट इन टाइम यानी बिल्कुल समय पर निधि जारी करने की सुविधा केंद्रित करता है और वर्तमान में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा है। यानी कि जब आपको पैसे की यहाँ पे जरूरत है, जैसे ही यहाँ पर आपको जरूरत है, जब भी उसका टाइम आ रहा है उसको उसी तरह ऑन द स्पॉट यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे सही समय पे लोगों को उसकी सुविधाएं मिल सके। इसमें शामिल राज्य आपको राजस्थान, कर्नाटक और उड़ीसा हैं। कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में प्रायोगिक आधार पर जिन राज्यों में इसे शीघ्र लॉन्च होने वाला है आने वाले टाइम में, इसमें तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश है। प्रायोगिक चरण पर देखा जाए
SNA स्पर्श योजना जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यहां पे इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की कौन कौन सी पहले यहां पर पिछले वर्ष चालू की गई और इसका लाभ यहां पर कैसे है, इससे संबंधित डेटा क्या है। एक ऐप लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया है दीर्घायु ऐप। विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि स्पेशल सील अथॉरिटी डाउनलोड करना, शिकायतों की स्थिति जानना, पेंशन खाते में पिछले 24 घंटे में लेन देनों का विवरण प्रस्तुत करना आदि। केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगियों की शिकायतों के तत्काल और त्वरित समाधान के लिए 2023 में 2 वर्चुअल पेंशन अदालतें भी यहां पर आयोजित की गई थी। इसके बाद CPAO, इसमें अगर हम देखें त्वरित शिकायत समाधान के लिए अर्धसैनिक बलों के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों है तो एक अलग डेस्क भी यहां पर आपको स्थापित किया गया है। वहीं पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों के लिए एक विशेष सहायता योजना भी इसमें शुरू की गई है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों के अनुरोध पर इस योजना में फिर से डिजाइन और विस्तार इसमें शामिल किया गया। 8 क्षेत्रों में प्रोत्साहन के रूप में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि को 1.30 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इसमें आवंटित की गई। तो यहां पर आपको योजना कौन सी है, किसके द्वारा प्रायोजित है, किस राज्य में संचालित हो रही, कितना धन आवंटित किया गया, क्या लाभ है, कौन से क्षेत्रों को यहां पर या किस वर्ग को प्रोवाइड किया है, ये सब योजनागत चीजें आपको ध्यान रखनी है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना 2023-24, इस योजना के तहत देखें केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए शर्त रहित यहां पर आवंटन किए गए। वहीं पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार के 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों, एम्बुलेंसों को स्क्रैप करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए यहां पर आपको निर्धारित किए गए हैं। शहरी नियोजन सुधार योजना के तहत अगर हम देखें तो सतत शहरीकरण के लिए किफायती आवास, व्यापक गतिशील परिवहन को बढ़ावा देना, ब्लू ग्रीन बुनियादी ढांचे के संरक्षण के लिए 15,000 करोड़ रुपए यहां पर निर्धारित किए गए। वहीं शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार के तहत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास यहां पर किए गए हैं, जैसे शहरों की साख में सुधार करने, संपत्ति कर प्रशासन सुधारों को प्रोत्साहित करके तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर उपयोग शुल्क के लिए यहां पर कार्य करना। इसमें कुछ और चीजें भी यहां पर शामिल हैं, जैसे शहरी बुनियादी ढांचे पर उपयोगकर्ताओं के शुल्क की रिंग फेसिंग करके उन्हें नगरपालिका बॉन्ड से तैयार करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए यहां पर आपको निर्धारित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उनके हिस्से में पुलिस कर्मियों के लिए आवास, इस तरह के तहत देखें तो शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों उनके परिवारों के लिए आवास सुविधा के लिए यहां पर 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। यूनिटी मॉल्स का निर्माण, इसके तहत राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए यहां पर निर्धारित किए गए। वहीं बच्चों और किशोरों के पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना के तहत अगर हम देखें तो पंचायत और वार्ड स्तर पर राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों तक पहुंच के लिए बुनियादी ढांचे के साथ एक भौतिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्यों को करीब 5,000 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। आरबीआई के ई कुबेर मॉडल का उपयोग करते हुए जस्ट इन टाइम रिलीज किया गया है। यह क्या है, तो इसके तहत कोई भी राज्य आरबीआई की ई कुबेर प्रणाली के माध्यम से जस्ट इन टाइम मॉडल के तहत लाई गई योजना के केंद्र वाले हिस्से के 10% के बराबर यहां पर प्रोत्साहन राज्य के यहां पर आपको पात्र होंगे। इसी तरह वर्ष 2023-24 के लिए निवल उधारी सीमा की बात करते हैं। इसमें क्या क्या यहां पर काम किया गया है, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए राज्यों के सामान्य एनबीसी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% यहां पर आपको तय किया गया। वहीं राज्यों को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड ट्रस्टी बैंक के साथ उनके कर्मचारियों के योगदान के नियोक्ता कर्मचारियों वाले हिस्से के बराबर अतिरिक्त उधार सीमा की भी यहां पर आपको अनुमति दी गई है। विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन से जुड़े जीएसडीपी को 0.5% तक यहां पे अतिरिक्त उधार देने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए, ये सिफारिश जो है 15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी और विद्युत क्षेत्रकों के लिए की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को सामान्य एनबीसी से ऊपर जीएसडीपी का 0.50%
के बराबर प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार सीमा की यहां पर सिफारिश की गई है। यदि राज्यों का प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहता है तो ऐसे राज्यों को यहां पर पुरस्कृत करने के संदर्भ में उन्हें अतिरिक्त यहां पर सहायता दी जाए। विवाद से विश्वास योजना, इस योजना के तहत देखा जाए तो सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में यहां पर इस योजना की घोषणा की गई। इसमें कोविड-19 के महामारी के कारण केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में असमर्थ रहने वाले एमएसएमईज को यहां पर राहत प्रदान की गई। और विवाद से विश्वास पॉइंट 2 को तहत देखें तो अनुबंध संबंधी विवाद, यह योजना केंद्र सरकार के लंबित सार्वजनिक खरीद से जुड़े अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए यहां पर शुरू किया गया है। चलिए अगला डिपार्टमेंट देखते हैं। यह भी एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है और इस विभाग के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख पहलें, योजनाएं, आवंटन, सुधार, पोर्टल इत्यादि लॉन्च किया गया। तो आर्थिक कार्य विभाग में देखिए पहला है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, ये आपको इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी और इसका उद्देश्य यह था कि जो सरकार की जो उधारी होती है, जो समग्र बाजार उधारी होती है, उसका एक हिस्से में हरित अवसंरचनाओं के संसाधन में एक तरीके से निवेश करना, उस पर खर्च करना, उसके लिए जुटाना इत्यादि। सरकार ने 2023 में एसजीपी जारी करके 27 दिसंबर 2023 तक करीब इसमें देखा जाए तो 16,000 करोड़ रुपए जुटाए। उसके बाद बचत योजनाओं के संदर्भ में अगर हम देखें क्या क्या यहाँ पे सुधार किए गए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई रही हैं और इसमें यहाँ पर क्या आवंटन किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना यहां पर एक शुरू की थी। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए देखा जाए तो अधिकतम जमा राशि जो है करीब 15 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं डाकघर की जो मासिक आय बचत योजना के तहत अधिकतम जमा की जो सीमा है एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख, संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं एक और योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में इसे शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत अब तक 3.2 करोड़ खाते यहां पर आपको सक्रिय हैं। अगला देखते हैं। अब आता है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIIF और इनके द्वारा क्या क्या किया गया। सबसे पहला जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ इन्होंने संयुक्त रूप से अपने पहले द्विपक्षीय कोष के रूप में भारत जापान कोष की एक शुरुआत की है। दूसरा काम, इसका उद्देश्य है कि मल्टी बिलियन डॉलर के ग्रीन ट्रांजिशन कोष की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के साथ मिलकर के काम जो कर रहा है वैसे ही कुछ एक संरचना है कोष को यहां पर स्थापित करना। दूसरा यहां पे देखिए भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक 2023 का आयोजन और यहां पर आप देख सकते हैं भारत ने G20 की अध्यक्षता की है और इसमें G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 4 बैठकों, डिप्टी गवर्नर्स की 5 बैठकों सहित कुल मिलाकर 35 बैठकें आयोजित की गई। G20 फाइनेंस ट्रैक के मुख्य परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला, इसके तहत एक बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाने पर G20 देशों के स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट आपको जारी की गई। दूसरा, क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर देखें तो IMF वित्तीय स्थिरता बोर्ड पर सिंथेसिस पेपर जारी किया गया। तीसरा, समयबद्ध रूप से पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाने के लिए एक तंत्र यहां पर विकसित किया जाएगा। चौथा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई वित्तीय समावेशन कार्य योजना 2024 से 26 के माध्यम के तहत वित्तीय समावेशन का उत्पादकता लाभ को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों के द्वारा नीतिगत यहां पर आपको सिफारिशें जारी की जाएंगी। वहीं वैश्विक ऋण प्रणाली की कमजोरियों को अगर हम देखें तो इसका प्रबंधन G20 के देशों में ऋण समाधान के लिए यहां पर किया गया है। ऋण समाधान के लिए यहां पर देखें तो फ्रेमवर्क यहां पर उल्लिखित सभी प्रावधानों को बनाए रखने, पूर्वानुमानित, समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित तरीके से इसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर अपनी प्रतिबद्धता की इसमें पुष्टि भी की गई। वहीं ऋण पुनर्गठन प्रयासों में अगर हम देखा तेजी लाने के लिए 2023 में ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड बेस की शुरुआत की गई है। यह IMF, विश्व बैंक, भारत की अध्यक्षता में G20 के एक संयुक्त यहां पर पहल है जिसे शुरू किया गया। इसके अलावा G20 सतत वित्त तकनीकी सहायता कार्य योजना
ये भी यहाँ पर देखा है, इसके भी कुछ यहाँ पर पहलू आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा कार्यकारी समूह 4 प्रमुख प्रदेशों पर यहाँ पर प्रबंधन आपसी सहमति बनाने पर एक तरीके से विभिन्न देशों की सरकारों के मध्य एक सहयोग यहाँ पर बनाने को लेकर काम करेगा, एक सहमति बनाने प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि भविष्य के शहरों के वित्त पोषण पर G20 सिद्धांत, भविष्य के शहरों के वित्त पोषण पर G20 और OECD रिपोर्ट, शहरी प्रशासन के क्षमता निर्माण पर G20 और ADB फ्रेमवर्क और समावेशी शहरों को सक्षम बनाने के लिए G20 और विश्व बैंक की रिपोर्ट। तो अलग अलग यहाँ पर संगठनों के द्वारा जारी की गई कुछ रिपोर्ट्स में शामिल हैं। अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या यहाँ पर आपको पहले की गई हैं पिछले वर्ष में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बुनियादी ढांचा उपक्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। इसके तहत HML में करीब 5 श्रेणियों के तहत 37 बुनियादी ढांचे के उपक्षेत्रक यहाँ पर आपको शामिल किए गए हैं। वहीं श्री विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का यहाँ पर गठन किया गया है और इस समिति के द्वारा देखा जाए तो अवसंरचना को परिभाषित करने वाली विशेषताओं, मापदंडों, अमृतकाल के लिए वित्त पोषण फ्रेमवर्क, व्यापक मूल्यांकन इत्यादि ये समिति यहां पर करेगी। इसके बाद राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इसको लेकर के देखा है काफी विवाद भी रहा, काफी यहां पर चर्चा का ये विषय भी बना, लेकिन फाइनली यहां पर इसे आगे प्रोजेक्ट को यहां पर बढ़ा दिया गया है। इसमें हम देखें तो आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना दोनों क्षेत्रों में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की ब्राउनफील्ड व ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। NIP में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार अवसंरचना संबंधी करीब 22 मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं आपको शामिल की गई हैं। परिवहन की देखें तो इसमें 42%, ऊर्जा की 25%, जल एवं स्वच्छता की 15%, सामाजिक अवसंरचना की 3% क्षेत्र यहां पर निवेश किया गया है और NIP के तहत कुल अनुमानित अवसंरचना निवेश का लगभग करीब 85% यहां पर आपको इसमें शामिल किया गया। तो NIP के तहत यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा निवेशिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की एक योजना है। वहीं अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए विनियामकीय जो सुधार किए गए, जैसे कि सेबी ने इनविट्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट से जुड़े निर्देशों की एक श्रृंखला पेश करते हुए इनविट्स से विनियमों में संशोधन यहां पे जारी किया है। वहीं RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट एंड फंड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अपडेटेड दिशा निर्देश भी यहां पर जारी किए गए ताकि यहां पर वित्तीय विनिवेश हो या फिर उसको बढ़ावा देना, निवेशिक प्रक्रिया को प्राप्त करना, वहां पे एक पारदर्शिता बरती जा सके। सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कई सारी पहलें भी शुरू की गई हैं, उनको भी देख लीजिए। एक है व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण। ठीक है, इस योजना के तहत हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों में PPP मॉडल के आधार पर मौजूदा VGF योजना के दायरे का विस्तार करना। 2020 में इस योजना को एक नया रूप प्रदान किया गया था और इसमें VGF समर्थन में वृद्धि करते हुए पूंजीगत व्यय के लिए अधिकतम 80% और परिचालन लागत के लिए यहां पे अधिकतम 50% अप कर दिया गया है। VGF समर्थन का स्तर अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित PP परियोजनाओं, उनकी रूपरेखा के संदर्भ में यहां पर देखा जाए अब अलग अलग होना है। इसके बाद भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि का पुनरुद्धार 3/11/2022 के एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। यह PPP परियोजना के लिए PPP परियोजना संबंधित प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित रहेगा। वहीं IIPDF इसके तहत देखा जाए तो एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में गठित किया गया है। इसे रिफंडेबल ऋण के रूप में यहां पर वितरित किया जाता है। लेन देन से जुड़े सलाहकारों के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका एक पैनल बनाया गया है और गुणवत्तापूर्ण PPP परियोजना की शुरुआत के लिए लेन देन से जुड़े करीब 12 सलाहकारों का एक पैनल इसमें शामिल किया गया है। नीतिगत उपाय और दस्तावेजों के रूप में अगर हम देखें तो राज्य PPP इकाइयों की स्थापना के लिए रेफरेंस गाइड, PPP परियोजना के मूल्यांकन के लिए रेफरेंस गाइड, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मोड सिलेक्शन वाटरफॉल और के तहत यहां पे कई सारे रेफरेंस आपको गाइड भी प्रदान किया गया है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या क्या प्रयास किए गए वो भी देखिए। NSE, IFSC, SGX कनेक्ट, द कनेक्ट इसे यहां पे नाम दिया गया है। 29 जुलाई 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। 3 जुलाई 2023 तक देखा जाए इसे पूरी तरह से इसे चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया है। अब SGX निफ्टी डेरिवेटिव्स का विशेष रूप से NSE, IFSC का यहां पर एक कारोबार होता है।
इस परिवर्तन के बाद सभी अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले निफ्टी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार विशेष रूप से एनएसई आईएफएससी पर यहां पर किया जाएगा। इसके बाद इस परिवर्तन के बाद अगर हम देखें तो सभी अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले निफ्टी डेरिवेटिव्स का कारोबार एनएसई और आईएफएससी पर यहां पर किया जाएगा। विदेशी संस्थानों की शाखाओं परिसरों की स्थापना के लिए एक सक्षम नियम अधिसूचित यहां पर किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटीज, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा को स्थापित करेंगे। स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान करने वाले पहले 2 विदेशी विश्वविद्यालय यहां पर ये बन गए हैं। वहीं T+1 सेटलमेंट जो है साइकिल में परिवर्तन जनवरी 2023 में पूरा हो गया और इसे नवंबर 2001 में यहां पर चरणबद्ध तरीके से आपको शुरू किया गया था। तो यहां पर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो भी यहां पर आपको काम किए गए हैं और उसको हमने यहां पर देखा। इसी के तहत यहां पर आने वाले नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम कुछ और भी टॉपिक्स को इसमें शामिल करेंगे। ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा हमने जैसे देखा करीब 40 मंत्रालयों की रिपोर्ट इसमें शामिल है। तो हम आने वाले हर एक यहां पर देखिए 1 घंटा अगर आप डेली पढ़ेंगे करंट अफेयर्स तो आपका काफी कुछ यहां पर एक बेहतर हो जाएगा। आने वाले समय में हम ऐसे ही सीरीज के माध्यम से 2 से 3 और वीडियोज लेकर आएंगे और पूरी करंट अफेयर्स को यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। चलिए कुछ और पहलू को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, कुछ और टॉपिक्स को इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे कि लोक उद्यम विभाग है, ठीक है। लोक उद्यम विभाग भी एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें अगर हम देखें तो जो काम यहाँ पर आपको किया जाता है 2 पहलू भी इसमें आपको शामिल किए गए हैं। एक है सीपीएसई के प्रदर्शन के मूल्यांकन को लेकर एमओयू या डैशबोर्ड यहाँ पर आपको एक साइन किया गया है। इसमें हम देखें तो 2020-21 के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ एमओयू के वार्षिक प्रक्रिया को ऑनलाइन यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर हम देखें सीपीएस से डेटा संग्रह करना, प्रशासनिक मंत्रियों के द्वारा इसका सत्यापन करना, एमओयू पर हस्ताक्षर करना और उनका मूल्यांकन करना इसमें शामिल है। सीपीएसई के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एमओयू हेतु बनाए गए ऑनलाइन डैशबोर्ड 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणियों के स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी देखा जाए इसमें आपको प्रदान किया जाएगा। सीपीएसई के द्वारा कुछ खरीद प्रक्रियाएं भी आपको इसमें शामिल की गई हैं। क्या क्या है, कैसे यहां पर है कि क्या सुविधाएं इसमें आपको दी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सीपीएसई के द्वारा खरीद जो है साल के आधार पर लगभग कितना हो चुकी है, 2.7 गुना यहां पर बढ़ चुकी है। 30 नवंबर 2023 तक देखा जाए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को खरीद निर्धारित लक्ष्य देखा जाए आपको 10% यहां पर अधिक दर्ज की गई है। अगला देख लेते हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, यानी कि अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या यहां पर 2023 में प्रमुख पहलें की गई हैं, क्या क्या शुरुआत की गई है वो देखिए। इसमें समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई जिसमें सरकार ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना को 5 साल की अवधि यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक इसे जारी रखने की यहां पे अनुमति दी है। विद्या प्रवेश के तहत करीब 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने कक्षा 1 के छात्रों के लिए विद्या प्रवेश नामक 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल भी यहां पर लागू किया है। वहीं स्कूल प्रमुखों शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल का विस्तार किया गया और इसके तहत मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों को इसमें कवर किया जाएगा। अगली योजना प्रधानमंत्री पोषण योजना को यहां पे जारी रखना और आर्थिक मामलों की देखा है मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-22 से 2025-26 तक करीब 5 साल की अवधि के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का एक मंजूरी प्रदान कर दी है। पीएम पोषण योजना यहां पर अब आगे 5 साल तक जारी रहेगी। वहीं सभी जिलों में पीएम पोषण योजना का सोशल ऑडिट भी देखा जाए आपको अनिवार्य कर दिया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोगो, स्लोगन और टैगलाइन यहां पर जारी किया गया है जिसमें जन साक्षर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का स्लोगन है तथा उल्लास अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यहां पर देखा जाए तो नया नाम है। जादुई पिटारा ये क्या है, तो एनईपी 2020 की सिफारिशों के बाद जादुई पिटारा शिक्षण सामग्री कक्षा 1 और 2 की पाठ्यपुस्तकें यहां पर देखा जाए इसमें लॉन्च की गई। वहीं समतामूलक और समावेशी विकास पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश कार्यान्वयन एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इसको अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों पर यहां पर
स्वायत्त निकायों को यहां पर सौंपी गई है। इसके बाद विद्यांजलि में देखें तो इस कार्यक्रम में 2023 के दौरान 6,84,147 स्कूल यहां पर शामिल हुए। 4,46,898 स्वयंसेवकों ने विद्यांजलि पोर्टल पर अपना यहां पर पंजीकरण करवाया है। विद्यांजलि देखा जाए एक ऑनलाइन पोर्टल है, यह स्वयंसेवकों को सीधे स्कूलों से जोड़कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में यहां पर कार्य करता है। नई पहलें क्या क्या यहां पर इस मंत्रालय के तहत शुरू की गई हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि परख। एनसीईआरटी ने एक स्वतंत्र घटक निकाय के रूप में परख की यहां पर स्थापना अधिसूचना जारी की है और इसका उद्देश्य है कि सभी स्कूल परीक्षा बोर्डों को एक मंच पे लाने के लिए संस्थागत संरचनाएं यहां पर उनका गठजोड़ बनाना। परख में समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का यहां पर विश्लेषण किया जाता है। इस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा देखा जाए तो प्रस्तावित किया गया। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि NCFSE के तहत पाठ्यक्रम को NEP 2020 के साथ यहां पे जोड़ा गया है और इसमें स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 डिजाइन पर यहां पर आपको जोड़ दिया गया है। अपने नेताओं को जाने कार्यक्रम, इस पहल की शुरुआत 2 अक्टूबर 2023 को संसद भवन में यहां पर की गई। इसके अलावा उम्मीद, जिसमें समझना, प्रेरित करना, प्रबंधित करना, सहानुभूति रखना, सशक्त बनाना, विकसित करना, एक यहां पर इसका फुल फॉर्म है। इससे संबंधित दिशा निर्देश जो हैं एनसीईआरटी ने CBSE, KVS और NPS के परामर्श से छात्रों स्कूल जाने वाले बच्चों में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम करने के संदर्भ में यहां पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको यहां पर उम्मीद नाम दिया गया है। चलिए जाते जाते यहाँ पर एक और मंत्रालय के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्या क्या यहाँ पर आपको प्रमुख पहले की गई, जैसे कि क्या क्या कितना विधायी कार्य जो किया गया। इसमें देखिए लोकसभा, राज्यसभा और कुल तो प्रस्तुत किए गए विधेयक लोकसभा में 41, राज्यसभा में 5, टोटल 46। पारित किए गए विधेयक देखा जाए तो यहाँ पे लोकसभा में 47, राज्यसभा में 49 और दोनों सदनों द्वारा पारित तो यहाँ पर विधेयक टोटल यहाँ पर आपको 49 रहे। संसद के विशेष सत्र को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2023 में पुराने संसद भवन में की गई थी। इसके बाद दोनों सदनों ने अपनी कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू की, जिसे संसद भवन यहां पर आपको नाम दिया गया है। सेंट्रल हॉल सहित पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन यहां पर के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अर्थात संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 भी यहां पर आपको पारित किया गया। शून्यकाल देखें तो संसद को विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में 333 मामले और राज्यसभा में 204 मामले यहां पर आपको शून्यकाल के दौरान उठाए गए। चलिए इसके बाद युवा संसद, अन्य संबंधित योजनाओं के तहत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, दिल्ली के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिताएं भी यहां पर आपको आयोजित की गई। राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तीसरे संस्करण की यहां पर आपको शुरुआत की गई। वहीं जनवरी 2022 से अगस्त 2023 के दौरान हर महीने कम से कम एक संस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की यहां पर विशेष बैठकें भी आपको आयोजित की गई। सलाहकार समितियों के बारे में अगर हम देखें तो संसदीय मामलों के मंत्रालयों के द्वारा सांसदों की सलाहकार समितियों का गठन किया गया। साथ ही यह सत्र 2 सत्रों की अवधि के दौरान उनकी बैठकें भी आयोजित करने की यहां पर एक व्यवस्था करता है। 17वीं लोकसभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के कुल यहां पे 37 सलाहकार समितियां आपको गठित की गई हैं। आश्वासन लोकसभा और राज्यसभा, इसको लेकर देखा जाए तो 2023 में कुल 395 कार्यान्वयन रिपोर्ट लोकसभा और कुल 303 कार्यान्वयन रिपोर्ट राज्यसभा में प्रस्तुत की गई हैं। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन, इसमें हम देखें तो वर्तमान में करीब 22 विधान मंडलों में संसदीय मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से 18 विधान मंडलों के परियोजना संबंधी मंजूरी और वित्त पोषण यहां पर आपको प्राप्त हो चुके हैं।
तो विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्टों के इस क्रम में हम आगे भी यहाँ पर पढ़ना जारी रखेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ पर आप एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। विभिन्न योजनागत पोर्टल लॉन्च जो किए गए हैं, योजनाएं जो शुरू की गई हैं, जो संशोधन किए गए हैं, जो कानून लेकर आए गए हैं, जो पहले प्रारंभ की गई हैं, जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करके जरूर जाइएगा। एग्जाम के लिए बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।